बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक तो जो पंजाब के निकलने का सब इंतज़ार कर रहे थे, एक ऐसा मौका कि पंजाब निकला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परमिशन दी नहीं जा रही थी, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परमिशन मिल गई और अदालतों के थ्रू उन्होंने इजाज़तनामे हासिल किए। और ये इतने आखिरी टाइम पर मिले कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े जलसे नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर लोगों ने जो मनादिर देखे कसूर में, जो मनादिर देखे लाहौर में, जो मनादिर देखे बाकी जगहों पे पंजाब में, डेरा गाजी खान में, उन तमाम मनादिर ने यह बताया कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता है और इमरान खान जिस वक्त चाहे पूरे पंजाब को बाहर निकाल सकते हैं। देखिए, जो मोमेंटम पंजाब से बनना था उसका कोई मैच नहीं है। यानी खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितना मर्जी एहतजाज करे, मिलियन मार्च भी कर ले, लेकिन वहाँ पर उनकी हुकूमत है। तो हमेशा यही कहा जाएगा जहाँ हुकूमत है वहाँ पर लोग निकल आए। बड़ी मुश्किल हालात में उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे उनकी हुकूमत है और वहाँ पे वो कर सकते हैं एक्टिविटी। पंजाब के अंदर उनका सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन फिर जिस तरह की रैलीज, जिस तरह के जलसे, जिस तरह के जुलूस हुए, यानी पंजाब ने एक मरतबा फिर इमरान खान के हक़ में फ़ैसला सुनाया। अब धांधली का पूरा मनसूबा बनाया गया है और इसमें जो मुबैना तौर पर चीज़ें सामने आई वो एक तो ये है कि जितना भी पोलिंग स्टाफ है, जो सरकारी स्टाफ है, जिनके साथ टीचर्स होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और पोलिंग का दीगर अमला, आरओज़ वगैरह, डीआरओज़ वगैरह, उनको कंट्रोल किया गया है। और कुछ फॉर्म 45 जो है वो पहले से दस्तखत करवाकर हासिल कर लिए गए हैं। बस उनको फिल करना है और उन फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 का रिज़ल्ट तैयार करना है। एक्चुअली ये करना है और कुछ नहीं करना। अब इस धांधली से बचा कैसे जा सकता है उस पर बात करेंगे, लेकिन जो मनाजिर हमने देखे वो तो ये बता रहे हैं कि वोट तो उसी तरह पड़ेगा जैसे 8 फरवरी को इमरान खान साहब को पड़ा था। और देखें, मेरी वोटर से एक गुजारिश है, वोट आप किसी को भी डालें, लेकिन वोट डालें ज़रूर। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो माफिया है, जो बहुत ताकतवर माफिया है, जो रवायती सियासी जमातों के अंदर भी है और वो रवायती सियासी जमातों के सहूलतकार के तौर के ऊपर भी है, वो माफिया ये चाहता है कि पाकिस्तानी अवाम एतमाद ख़त्म कर दे इस इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर। यानी पाकिस्तानी लोग जो है वोट डालना बंद कर दें और हमारा जो दिल करे जिसको चाहे उसको हम जिता दें। ये सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है और धांधलियां उसी सूरत में कामयाब होती हैं जब बहुत कम लोग निकल कर वोट डालते हैं। यानी एक हल्के के अंदर जो है वो अगर मिसाल के तौर पे 100 लोग हैं, उनमें से 20 या 25 लोगों ने वोट डाला है, तो वहाँ पर धांधली करना, उसको मैनेज करना बहुत आसान होता है। लेकिन जहाँ पर 50-60 लोग निकल के वोट डाल दें 100 में से, वहाँ पे धांधली करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब फार्मूला वो कौन सा है जिस फार्मूले के तहत इस इलेक्शन को माफिया के हाथों से छीना जा सकता है, वो फार्मूला मैं आपको अभी बता देता हूं और बड़ा आसान फार्मूला है। लेकिन पहले आप ये ध्यान में रखें कि वोट आपने ज़रूर डालना है निकलकर। ये निज़ाम आपको मायूस करना चाहता है, आपको शिकस्त देना चाहता है कि आप हार मान जाएं, चाहता है कि आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं। लेकिन आपके पास इस मुल्क में इनकलाब लाने के लिए और सॉफ्ट इनकलाब लाने के लिए, वोट की ताकत से तब्दीली लाने के लिए एक ही तरीका है कि आप निकले और निकलकर वोट डालें। लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, निकले, अपने वोट का हक इस्तेमाल करें और बताएं और जोड़ें पूरे निज़ाम को कि हम यहीं पे हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। अब धांधली से कैसे बचना है, देखिए, मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि फॉर्म 45 एक ऐसी चीज़ है जिसको लिए बगैर आपने अपने घर नहीं जाना। आपने पोलिंग स्टेशन को तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि फॉर्म 45 आपको नहीं मिल जाता। आज जिन लोगों ने फॉर्म 45 मुकम्मल हासिल किए हैं इलेक्शन में, 8 फरवरी वाले में, उनके आज भी इम्कानात हैं कि वो ट्रिब्यूनल के अंदर आगे जाकर मामलात में, फोरेंसिक ऑडिट के अंदर वो अपनी सीटें वापस ले सकते हैं। जिन जिन हलकों में उम्मीदवारों ने अपने फॉर्म 45 पूरे किए हुए हैं, उन हलकों के अंदर सीटें वापस आज भी हो सकती हैं। और फॉर्म 47 वाले जो जीत कर आ गए हैं वहां पे, बेशक डिटाई और बेशर्मी के साथ आकर वहां बैठ गए हैं, लेकिन वो आज भी खतरा सिर्फ उन्हीं से महसूस कर रहे हैं जिनके पास फॉर्म 45 ओरिजिनल मौजूद है। ये खतरा उनके सर के ऊपर मंडला रहा है। तो फॉर्म 45 आपने एक मरतबा फिर लेकर जाना है। अब ये जो फॉर्म 45 होता है ना, इस पे सिर्फ और सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं होते, या पोलिंग ऑफिसर जो है वहाँ पे जो सरकारी ऑफिसर मौजूद होता है पोलिंग स्टेशन में, सिर्फ उसके दस्तखत नहीं होते। याद रखिएगा, जो रियल फॉर्म 45 होता है उसके ऊपर जो पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनके दस्तखत भी होते हैं। जमात इस्लामी के
पोलिंग एजेंट के दस्तखत, पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट के दस्तखत, PMLN के पोलिंग एजेंट के दस्तखत, उसके बाद जो है वो पीटीआई के या जो पीटीआई का हमायत याफ्ता उम्मीदवार है उसके पोलिंग एजेंट के दस्तखत, और जो बाकी जमातें वहाँ से तहरीके लब्बैक या कोई और लड़े उनके पोलिंग एजेंट के दस्तखत। तो जितने पोलिंग एजेंट एक पोलिंग स्टेशन में बैठेंगे उन सब के दस्तखत होंगे तो एक ओरिजिनल फॉर्म 45 बनता है। तो अब आपने करना क्या है कि फॉर्म 45 इकट्ठे करने हैं गिनती वाली रात को, यानी 21 तारीख की रात को फॉर्म 45 इकट्ठे करने हैं अपने तमाम पोलिंग स्टेशन से, और जो आपने इकट्ठे करने हैं माफिया से बचने के लिए वो दस्तखत शुदा फॉर्म 45 इकट्ठे करने हैं। जब दस्तखत वाले होंगे तो फिर उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा, फिर जाली फॉर्म 45 भी जाली हो जाएगा, उससे बनने वाला फॉर्म 47 भी जाली हो जाएगा। असली फॉर्म 45 वहां से आपको लेकर निकलना है हर हाल में, और उसके ऊपर बाकी पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी करवाने हैं ताकि बाद में ये आपके पास सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए अदालत के अंदर। लाहौर की 2 सीटों के ऊपर जिन्हें एक मूनसलाई की सीट पे पूरा जोर लगाया जाएगा। ये मुबैना तौर पे फैसला कर दिया गया है कि मूनसलाई की सीट के ऊपर पूरा जोर लगाया जाएगा कि हर हाल में उसको हराया जाए। दूसरा, जो लाहौर में NA 119 जहां से मरियम नवाज ने छोड़ा और परवेज मलिक साहब के साहबजादे अली परवेज मलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहां पूरी कोशिश की जाएगी कि अली परवेज मलिक को इलेक्शन जितवाया जाए। हालांकि इससे पहले फॉर्म 45 के मुताबिक मरियम नवाज यहां से हारी थी और शहजाद फारूक यहां से इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब जो है वो शहजाद फारूक के खिलाफ अली परवेज मलिक है। शहजाद फारूक अभी भी फेवरेट है, सबसे बड़ा जलसा, सबसे अच्छी कंपेन उनकी है, लेकिन इसके बावजूद इस सीट पे बहुत बड़ी धांधली होने जा रही है। मैं पहले खबरदार कर रहा हूं, तो फॉर्म 45 इकट्ठे कर ले ताकि कल को आप अदालत में चैलेंज कर सके। एक और गवाही आ गई जी लंदन प्लान की, जो इमरान खान साहब बार बार कहते हैं लंदन प्लान, लंदन प्लान। सारे लोग कहते हैं कि शायद ये कोई मिथ है, शायद ये कोई ऐसे ही हवा की बात है, लेकिन एक गवाही आई है। नजम सेठी जो लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें करते रहे, जो बार बार मियाँ साहब से मिलते रहे, तो उन्होंने क्या बताया कि मियाँ साहब को क्या बताया गया था उस वक्त जब लंदन प्लान बन रहा था। नजम सेठी ने बाकायदा तस्दीक की है इमरान खान साहब की बात की और लंदन प्लान की। हम ये बात करते हैं तो उठा के जेल में डाल देते हैं, हम ये बात करते हैं तो उठा के गायब कर देते हैं, हम ये बात करते हैं तो बम मारने के मुकदमे कर देते हैं। तो नजम सेठी ने कहा कि नवाज शरीफ को यकीन दहानी करवाई गई थी, हम आपको अक्सरियत दिलवाएंगे। इलेक्शन से पहले नून लीग के रहनुमाओं और रियासती इदारों के कुछ अहम लोगों के दरमियान मीटिंग हुई जिसमें यह बात तय हुई थी कि हम आपको 90 सीटें पक्की देंगे, बाकी 15 सीटें ऊपर से मजीद देंगे। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया है कि इसके ऊपर जो है वो जो एस्टेब्लिशमेंट है वो इस पर अपनी वजाहत दे और वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करके इदारों को सियासत में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जवाब दें। वो इसकी वजाहत मांग रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से। अब इसमें एक खबर और है, अभी मैंने आपके सामने नाम लिया मियाँ शहजाद फारूक का, तो उन्होंने एक बात बताई है कि मियाँ शहजाद फारूक कह रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला जा रहा है और उनके बकौल उनके भाई मियाँ अबाद फारूक और हसन न्याजी उनके बारे में खदशात इंतहाई तशवीशनाक और ख़तरनाक हैं जो उन्होंने जाहिर किए हैं। और कासम सूरी साहब इसके ऊपर एक ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि गैर कानूनी हिरासत में मौजूद अबाद फारूक और हसन न्याजी से किसी किस्म का राब्ता नहीं है और ये खदशा है कि कहीं उन्हें खुदा न खास्ता कत्ल ना कर दिया गया हो। वैसे ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, अल्लाह ताला उन दोनों को सलामत रखे, लेकिन उनकी कोई लोकेशन तब्दील हुई है इसके बारे में लोग कह रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि शायद मियाँ अबाद फारूक ने ख़ुदकुशी करने की कोशिश की है किसी शीशे के साथ और उस पर जो है वो हसन न्याजी ने शायद शोर भी मचाया था और फिर उनको दोनों को उस जगह से किसी और जगह मुंतकिल किया गया है। जो लोग अपने लोगों को मिलने के लिए गए थे, कि जो लोग वहाँ कस्टडी में थे फ़ौज की, उन्होंने बताया कि इन दोनों को मुंतकिल कर दिया गया है, ये यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब जो है इसके ऊपर खदशात जाहिर किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके वकला की जानिब से, अदालत से भी रुजू किया गया है। देखते हैं इस मामले में क्या होता है। एक और वाक़या जो अफसोसनाक पेश आया, इससे पहले एक भावल नगर में वाक़या पेश आया था और वो वाक़या जो है वो पुलिस का था, बड़े भाई छोटे भाई वाला वाक़या उसको करार दिया जा रहा है और पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ, जो डीमोरल वो हुए और अभी तक इसके ऊपर बातें हो रही हैं। इसकी इंक्वायरी हो रही थी, पता नहीं क्या रिपोर्ट आई, जब हमारे सामने आएगी तो हम आपके सामने भी रख देंगे। लेकिन यहाँ एक वाक़या हुआ और इसके अंदर एक लेटर मेरे पास मौजूद है और वो जो लेटर है वो जनाब लिखा गया है रिटर्निंग ऑफिसर NA 8 बाजोड़ से, ये उनके ऑफिस से लेटर लिखा गया है और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर DRO को ये ऑफिस लिखा गया है जो बाजोड़ के DRO है। और उसमें वो ये बता रहे हैं कि एक स्पेशल रिपोर्ट है, जो इसका उन्वान है स्पेशल रिपोर्ट है, अटैक ऑन स्टाफ, के स्टाफ के ऊपर हमला हुआ है
और इंटरफेरेंस इन ऑफिशियल वर्क, हमारे सरकारी काम में मुदाखलत की गई है। और वो ये बता रहे हैं कि 19 अप्रैल 2024 को यानी कल के दिन कुछ ऑफिसर्स हैं जिनका ताल्लुक ISI इंटरनल विंग से है और वो बाजोड़ में पोस्टेड है। वो आए मेरे ऑफिस में तकरीबन 12 बजे के करीब और उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया और मेरे ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर के तरीके इस्तेमाल किए और पोलिंग स्टाफ को चेंज करने के लिए दबाव डाला गया। और वो इसलिए कि जो अपकमिंग बाई इलेक्शन 2024 आ रहा है उसके अंदर पोलिंग स्टाफ को चेंज कर दिया जाए और जो है आल्सो डिमांडेड डाटा ऑफ पोलिंग स्टाफ और पोलिंग स्टाफ का डाटा भी मांगा गया। आगे उन्होंने 4 ऑफिसर्स के नाम भी लिखे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया जी कि वो उन्होंने मेरे से ये मांगा और मैंने इमीडिएटली जो है वो आपके ऑफिस को आगाह किया। यानी वो बता रहे हैं जिन ऑफिसर से मांगा गया रिकॉर्ड और उनको मिसबिहेव किया गया, उन्होंने कहा जी मैंने आपके ऑफिस को आगाह किया। और उसके बाद उन्होंने बताया जी कि जुम्मे का वक्त हो गया, फिर हम जुम्मा पढ़ने चले गए। फिर जब वापस आए तो फिर उन्होंने बताया कि फ़िज़िकली असॉल्ट हुआ वहाँ पे, इन्हीं ऑफिसर्स की जानिब से ये लोग आए और यहाँ पे फ़िज़िकली असॉल्ट किया, मारा गया, लोगों को ज़ोदोकोप किया गया। और मिस्टर हज़रतुल्लाह DEO नोटिफाइड बाई इलेक्शन कमीशन और इनको जो है वो मारा गया है। और उसके बाद उनके ऊपर गन जो है उसको पॉइंट किया गया है, वेपन जो है वो उनके ऊपर पॉइंट किया गया है और जब वो ड्यूटी अपनी अदा कर रहे थे और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए जिन लोगों ने ये किया है। और ये इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के इंटरनल विंग के ऊपर। और फिर उन्होंने कहा जी हज़रतुल्लाह वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, हज़रतुल्लाह को अस्पताल ले जाया गया है और वो ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुँचे हैं और एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी गई है कानूनी एक्शन के लिए। और जो ऑफिसर्स वहाँ पे आए थे उनके ख़िलाफ़, जो ऑफिशियल्स आए थे एजेंसी के, उनके ख़िलाफ़ एक रिपोर्ट भी सबमिट कर दी गई है कानूनी अमल के लिए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जी ऑफिसर्स ने अपना काम बंद कर दिया, नायब तहसीलदार और बाकी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और पता नहीं कौन कौन से लोगों के नाम लिखे हुए। उन्होंने कहा जी उसके बाद उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, सवाए उन लोगों के जिन्होंने जो सैलाब के लिए काम कर रहे हैं वो वापस आए और उन्होंने अपना काम किया। इस तरह से यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है और नीचे उनके साइन मौजूद हैं ऑफिसर्स के। और ये एक वाक़या पेश है जो अफसोसनाक वाक़या है। एक और नाज़रीन बड़ी खबर है और वो ये है कि जो 6 जजेस के ख़त का मामला है उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजेस से तजावीज़ तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर, सुप्रीम कोर्ट ने हदायत दी थी और उस पर हाई कोर्ट के तमाम जजेस से तजावीज़ मांग ली हैं। ये वो जजेस हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से तजावीज़ मांगी थी कि बताएं ऐसी सिचुएशन में जब हमारे ऊपर दबाव डाला जाए, हमें प्रेशराइज़ किया जाए, हमें हमारे काम को करने से रोका जाए या उसमें रुकावट डाली जाए या दबाव का सामना करना पड़े तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से पूछा। अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि उन्हीं जजों से तजावीज़ ली जाए कि ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई दे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रहनुमाई मांग ली है। कादी फ़ायद ईसा साहब लगता है इस मामले को बहुत शायद लंबा लेकर चलेंगे। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस की जानिब से तमाम जजेस से पीर तक तजावीज़ तलब की गई हैं और तजावीज़ मांगी गई हैं। ज़राए का कहना है कि जजेस को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की कॉपी भी भिजवाई गई है। जजेस की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने से मुताल्लिक फ़ैसला होगा। 26 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा था जिसमें अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम आयद किया गया था। ये वो सारा मामला है और इसके ऊपर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स के जजेस के ख़त के मामले पर तजावीज़ तलब की थी। तो अब ये तजावीज़ आएंगी तो पता चलेगा क्या होना है। वज़ीर ख़जाना जो है वो नॉर्मली उनकी तरफ से अच्छी खबर नहीं आ सकती और आए भी कैसे। पाकिस्तान के ख़जाने की हालत आपके सामने है। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हर साल $25 अरब का कर्जा वापस करना है। ये है जी पाकिस्तान की इस वक्त की सिचुएशन। $25 अरब हर साल वापस करना है और एक 2 अरब के लिए हम किस तरह दूसरे मुल्कों के पास जाते हैं। यानी सऊदी अरब से $3 अरब लेकर अपने अकाउंट में रखा, एक दौर में UAE से $2 अरब लिया, चाइना से $3 अरब लिया, तो सारी दुनिया से हमने पैसा ले लिया है। तो हम $25 अरब सालाना वापस कैसे करेंगे, ये इतना बड़ा सवाल है और इसका जवाब मेरे ख्याल में इस वक्त किसी मईशतदान के पास नहीं है। और इसका अगर सादा जवाब है तो इस मुल्क की हुकूमतों को अपने तमाम अल्ले तलल्ले, अपनी तमाम अयाशियाँ, अपने तमाम प्रोटोकॉल्स तर्क करना होंगे। बिल्कुल एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारना होगी और जो ताकतवर और बड़े लोग हैं उनके ऊपर बड़े बड़े टैक्सेस लगाने होंगे। नाज़रीन, अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। यानी अमेरिका ने अपने आप को बरी ज़िम्मा किया। उन्होंने कहा जी हमने नहीं किया ये हमला, ये इसराइल ने किया है जो हमला हुआ है। और इसके ऊपर दुनिया भर से जो है वो रद्द-ए-अमल आ रहा है और आलमी बरादरी ने कशीदगी कम करने पर ज़ोर दिया है। ओमान ने इसकी मजम्मत की है जो इसराइल ने अटैक किया और ओमान ने कहा है कि बार बार इसराइल जो कर रहा है
ये ख़ित्ते के अमन के लिए ठीक नहीं है। मिस्र ने भी ऐसी ही बात की है और उन्होंने भी मजम्मत की है। तुर्की ने भी इसकी मजम्मत करते हुए ये कहा है कि दोनों फ़रीक़ैन को इस वक्त चाहिए कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ख़ित्ते को कशीदगी से बचाएं। दुनिया एक नई जंग की तरफ खुदा न खास्ता फिर जा सकती है अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रहती है तो। बरतानिया ने जो बात की है उन्होंने गोल मोल बात की है। उन्होंने कहा मेरे लिए इस वक्त तक क्या सराइयाँ करना दुरुस्त नहीं होगा जब तक हक़ाइक़ वाज़े नहीं हो जाते। हम इत्तेहादियों के साथ मिलकर तफसीलात की तस्दीक के लिए काम कर रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि नेटो जो फ़ैसला करे वही फ़ैसला बरतानिया भी बोले और यूरोपीय ममालिक भी बोले। यूरोपीय यूनियन ने भी इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट दिया है। चीन ने भी दोनों तरफ़ैन को कहा है कि वो थोड़ा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और ख़ित्ते को किसी लड़ाई से बचाएं। ऐसे किसी भी इक़दाम की चीन मुखालफत करता है जिससे कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो। नादरीन, किसानों के बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ और मैं बार बार बात करता रहूँगा। ये गंदुमें काट के दातरियाँ दिखा के इससे कुछ नहीं होगा। किसानों के लिए इश्तिहारात लगा के अखबारात में इससे कुछ नहीं होगा। अपनी फ़ोटोएं चिपका के सारे अखबारात में और सोशल मीडिया पे या टिकटॉकें बना के इससे कुछ नहीं होगा। किसानों को हुकूमत उनका हक़ देने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। उन्हें बारदाना फ़राहम नहीं किया जा रहा। जो किया जा रहा है वो बहुत कम किया जा रहा है। बारदाना की हुसूल के लिए, बारदाना कहते हैं उस बोरी को जिसके अंदर वो डालकर दाना बेचते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट ने 3900 रुपये कीमत रखी है लेकिन गवर्नमेंट कहीं पे भी ख़रीदारी नहीं कर पा रही। किसान 3900 रुपये के ऊपर परेशान था और 3900 रुपये में भी गवर्नमेंट उनसे नहीं ख़रीद रही। इस वक्त जो मार्केट में किसान की गंदम बिक रही है, ये एक्सप्रेस न्यूज़ की जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसके मुताबिक 3200 से 3300 रुपये फ़ी मन किसान को मिल रहा है और मिडल मैन फ्लोर मिल्स को यही गंदम ज़ख़ीरा करने के बाद 3500 से 3600 रुपये में फ़रोख्त कर रहा है, जबकि सरकारी नर्ख जो है वो 3900 रुपये है, जिस पर किसान खुश नहीं था। उतने पैसे भी नहीं मिल रहे, हुकूमत भी गंदम नहीं ख़रीद रही। किसान को इस हुकूमत ने, ज़ालिम हुकूमत ने पीस कर रख दिया है और टिकटॉकनियों की हुकूमत जो है उनको सोशल मीडिया, टिकटॉकों और अखबारात पे अपनी अब फ़ोटोएँ चिपकाने के अलावा कोई और काम नहीं है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।